नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम हमारा मेन मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट्स को इजी वे में हम पढ़ा सकें ताकि हर कोई समझ सके। ऐसे तो काफ़ी यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन डमीज जिनको स्टूडेंट को कुछ सी प्रोग्रामिंग का समझ नहीं है उनको प्रॉब्लम आती है, तो हम इस तरह से अपने ट्यूटोरियल्स बनाते हैं कि हर कोई समझ सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन के बाद क्या है? फंक्शन सी। तो हमने फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये कोड रीयूजेबिलिटी के लिए काम आते हैं, मतलब कि एक कोड को हम बार बार यूज़ कर सकें। जैसे 2 बार कॉल की है तो सेम कोड को हम 2 बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बजाय कि बार बार इसी सेम कोड को 2 बार लिखें। तो पहली कॉल गई फंक्शन सी को। तो फंक्शन सी में क्या हुआ? फर्स्ट कॉल में इधर मैं लिखता हूँ कॉल 1। तो इसमें क्या हुआ? एक वेरिएबल बना x जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0, और दूसरा वेरिएबल बना y और इसकी वैल्यू 0 हो गई असाइन। स्टैटिक वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर लेते हैं कोई वेरिएबल को स्टैटिक, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है, जब ये फंक्शन की कॉल ख़त्म होती है, मतलब कि रिटर्न आता है यहाँ पे वापस इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, तो क्या होता है कि इस कोड में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब कि इस फंक्शन का कोई वजूद नहीं बचा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका सारा डेटा। लेकिन कुछ के सिनेरियो ऐसे भी आते हैं कि हम डाटा रखना चाहते हैं, मतलब हम ये नहीं चाहते कि डिलीट हो, तो हम उनको स्टैटिक डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि स्टैटिक डिक्लेयर किया, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल st लगा देते हैं, इसमें 0 वैल्यू हुई, ये भी एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड भी एग्जीक्यूट हो गई। अब x प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, तो x को अब हो गया हमारा 1, ठीक है, और y प्लस प्लस y हो गया 1। और अब प्रिंट होगा, जैसे प्रिंट हुआ एक्स वाई, तो अब x की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या आया? x की वैल्यू 1 प्रिंट होगी और y की वैल्यू, यहाँ पे एरो है ना, तो ऐसे एरो लगा के 1 प्रिंट हुआ। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया कोड, क्योंकि जब रिटर्न हुआ यहाँ पे तो ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया बजाय बाई के, क्योंकि बाई स्टैटिक वेरिएबल है। अब हमारी कॉल आई 2, मतलब इसको फंक्शन को कॉल करेंगे सेकंड टाइम्स, तो फिर से यहाँ पे गया x को फिर से डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैटिक नहीं है, तो x में 0 साइन कर लिया। और y की वैल्यू पे जब आया, इसने देखा भाई ये ऑलरेडी स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है पहली कॉल में, तो ये फिर से उसको इनिशियलाइज करने के बजाय पुरानी वैल्यू ले लेगा। मतलब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि इनिशियलाइज एक ही बार करता है और पुरानी वैल्यू को यूज़ करता रहता है। अब y की पुरानी वैल्यू इसने ले ली y, और फिर आया x प्लस प्लस, x को प्लस करके 1 कर दिया और y प्लस प्लस यहाँ पे 2 कर दिया। तो आउटपुट क्या आएगा? एक्स वाई प्रिंट करो, तो आएगा 1 2। तो इसका आउटपुट क्या हुआ? इसका आउटपुट आ गया 1 1 और 1 2, ये आउटपुट आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एरे, पॉइंटर एंड एरे के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि एरे बेसिकली पॉइंटर की तरह ही इंटरनली वर्क करता है। जैसे हम लिखते हैं a ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार ऑफ a प्लस 1, ये मतलब होता है कि मतलब a का मतलब क्या होता है? बेस एड्रेस ऑफ a। जैसे कि सपोज कर लो ये हमारा एरे है a और इसका 0 है, 1 है, 2 इंडेक्स है। एड्रेस मान लो बेस एड्रेस है इसका 100, इसका 101 102, तो बेस एड्रेस ऑफ ए क्या होगा? 100, और बाहर स्टार प्लस 1 किया, प्लस 1, 100 प्लस 1 मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा, तो 1 पे आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 20 30, स्टार ऑफ 101। अब 101 स्टार लगाने का मतलब कि इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, तो यहाँ पे स्टोर है 20, तो 20 आउटपुट आ जाएगी। पॉइंटर एंड एरे इस तरह से वर्क करता है। हम इसको थोड़ा अरेज कर देते हैं। तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं अब।
यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक एरे डिक्लेयर किया y, और उसमें क्या है 6, 7, 8 और 9 है। इंडेक्स लगा लो 0, 1, 2, 3 लगा लेते हैं, और एड्रेस लगाते हैं 100, 101, 102, 103। ठीक है। अब ठीक है, अब इन्होंने लिखा है y+2। y+2 का मतलब क्या है, y बेस एड्रेस ऑफ a हो गया, y हो गया 100 + 2, ये चला गया नेक्स्ट लोकेशन पे। माफ़ कीजिएगा, अगर हम सपोज कर लेते हैं इंटीजर 2 बाइट का है, तो यहाँ पे क्या होगा 2, 4 और 6 हो जाएगा। बेस एड्रेस क्या 100 + 2 होगा, क्योंकि 2 बाइट का ना, जितने बाइट का इंटीजर हो उतने जंप, ये इसका मतलब होता है जंप, 102 पे चला गया। तो अब इसमें क्या लिखा, ये भी एग्जीक्यूट होगी, इसमें *p लिखा है, मतलब ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 102 स्टोर करा दिया। अब इन्होंने लिखा है प्रिंट क्या कराया, ptr(1), ptr(1), इसको प्रिंट कराना, इसका मतलब क्या है $ptr+1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, $ptr के अंदर क्या 102, 102 + 1 मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा। तो नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए मतलब कि 2 जंप करने हैं, तो ये आ जाएगा $104, 104 पे 8। तो इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ पे ये हुआ, और 2 जंप 104 पे गया, 1, 2 यहाँ पे गया, और इसमें क्या था, इसमें 2 जंप लिए ना, तो इसमें 4 ऐड, मतलब कि 2 × साइज ऑफ इंट, ये मतलब होता है। तो 104, तो 104 हुआ, तो यहाँ पे 104, तो यहाँ पे 106, तो हमारा आउटपुट में आएगा 9। तो 9 विल बी द आउटपुट, इसका आंसर हो गया, यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट आ गया 9। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये इस पहले थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्कैनफ और प्रिंटफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्कैनफ में क्या होता है, सपोज करो स्कैनफ क्या रिटर्न करता है, पहले ये हम डिस्कस करते हैं। स्कैनफ में क्या होता है, जैसे स्कैनफ ऑफ %d और एंड a, जैसे ये %a लगा देते हैं। ये स्कैनफ रिटर्न करता है कि कितनी वैल्यू हमें, कितने वेरिएबल हमें प्रिंट करें। जैसे यहाँ पे 2 कर देगा। अगर सपोज कर लो मैं ये मिटा देता हूँ, ये ना होता और ये भी ना होता, तो 1 रिटर्न करता। तो स्कैनफ ऐसे वर्क करता है। तो प्रिंटफ कैसे वर्क करता है, प्रिंटफ में होता है, प्रिंटफ रिटर्न करता है कि जितने नंबर ऑफ वैल्यू प्रिंट हो, जैसे A, B, C, D मैं प्रिंट करता हूँ, तो कितने प्रिंट हुए, 4, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 4। जैसे प्रिंटफ मैं करता हूँ %d, जैसे A कर देता हूँ, तो सपोज कर लो A के अंदर 1, 2, 3, तो ये यहाँ पे 1, 2, 3 आएगा, तो प्रिंट 3 वैल्यू ही ना, 1, 2, 3, तो 3 आउटपुट दे देगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर करो, A, B, C, और ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं, और हम इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी। अब सबसे पहले अंदर वाला पार्ट चलेगा, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, गार्बेज हो, कुछ भी हो, ये दो वैल्यू को स्कैन कर रहा है ना कंसोल से, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 2। अब ये क्या प्रिंट करेगा, HAI बाहर वाली स्टेटमेंट, और %d, परसेंट इंटीजर क्या करेगा 2। अब ये इसका है हे2 प्रिंट हो गया, और ये अब C के अंदर क्या जाएगा, पूरा वाला प्रिंट एफ क्या आउटपुट कर रहा है हे2। तो कितने वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, तो C के अंदर आ गया
प्रिंटफ ने 4 रिटर्न कर दिया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी को प्रिंट किया है तो 4 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारा क्या बन गया, हे टू 4। तो अब हमारा आ गया आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है आई इसमें, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है 1। और नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले में क्या किया हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले 1 को ले लेगा आई की वैल्यू और फिर इंक्रीमेंट करेगा, एंड M% लॉजिकल एंड इसको बोलते हैं। और आई इज एग्जैक्टली, अब यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट, आई क्या है अब 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है कि नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब ये देखो ये हो गया एग्जैक्टली नहीं है, 2 ए के बराबर तो नहीं है, यहाँ पे हुआ फॉल्स रिटर्न, ठीक है, मतलब कि 0 भी हम कह सकते हैं। और हमें पता है कि लॉजिकल एंड में एक भी फॉल्स हो तो रिटर्न होता है फॉल्स, मतलब कि 0, और ये ट्रू को हम 1 भी कहते हैं। अभी यहाँ पे इफ़ यहाँ पे फॉल्स हो गया रिटर्न, तो ये तो एग्जीक्यूट होने नहीं वाली, तो अब एल्स पार्ट में जाएगा इसमें, तो प्रिंट हो जाएगा नो, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा नो। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इनको हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या हमने लिया हुआ है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है 0। तो अब हमारा लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने 0 ऑलरेडी था तो इसको कैंसिल करके चाहे 0 भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लूप के अंदर गया, स्विच ऑफ 0, स्विच ऑफ आई मतलब 0, तो 0 केस पे चला जाएगा, आई प्लस इक्वल टू 5 का हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 5। तो आई इक्वल टू 0 प्लस 5, ये हो गया 5, मतलब आई की वैल्यू होगी 5। तो केस में अगर ब्रेक ना लगाया हो, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर ब्रेक यूज़ किया होता तो आगे और किसी केस में नहीं जाता, बट यहाँ पे क्या है कि ब्रेक यूज़ किया ही नहीं, तो नेक्स्ट केस में भी चला जाएगा। केस 1 में क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब कि 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, आई की वैल्यू होगी 7। अब फिर ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट में चला जाएगा, आई इक्वल टू 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 12। और अब नेक्स्ट में फिर चला जाएगा, आई इक्वल टू 12 प्लस 5, सॉरी 12 प्लस, ये तो हो चुका है 5 वाला, 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16। तो उसके बाद ब्रेक हुआ। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि लूप से एग्जिट ही कर जाओ। अब इसके बाहर यहाँ पे ही रुक जाएगा, इसके बाहर यहाँ पे वापस नहीं जाएगा, इस यहाँ से यहाँ वापस नहीं जाने वाला यहाँ पे, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर ली, और ब्रेक स्टेटमेंट लूप से एग्जिट ही करवा देती है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ एक लगाना चाहिए था जिसमें हम आई की वैल्यू प्रिंट कराते, तो हमारी आउटपुट 16 आ जाती। यहाँ पे प्रिंट एफ आई स्टेटमेंट होगी, प्रिंट करवाया होगा आई को, तो 16 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या है कि ये एक जो किसी भी सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे हमने मेन फंक्शन ही नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर। आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 5, ठीक है। आई इज 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। फिर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ये भी ट्रू हुआ। तो यहीं पे क्या हो गया, ब्रेक चल पड़ा,
ब्रेक का काम क्या होता है, लूप से एग्जिट कराना। तो मतलब कि इस पोर्शन से हमारा बाहर आ गया, तो प्रिंट क्या होगा, इस पोर्शन से नहीं, यहाँ से लूप, ये इफ वाला पार्ट खत्म, यहाँ पे एल्स वाला, और यहाँ पे लूप, यहाँ से यहाँ तक है लूप। तो अब ब्रेक हो गया तो इसके बाहर आ जाएगा। उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी टाइम्स CSC गुरुज विल बी प्रिंटेड, तो हमारा तो प्रिंट हुआ ही नहीं, यहीं पे ब्रेक आ गया, यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया 0 टाइम्स। एक भी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इस वजह से CSC गुरु लूप के अंदर लिखा हुआ था और ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। तो आज हमारा 6 क्वेश्चन ये हो गए। तो अब हमारा 7th जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पॉइंटर एंड एरे के बेस पे ही है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था। तो इसमें क्या है, इसमें एक करैक्टर वेरिएबल है p करैक्टर का, और एक एरे है b, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा हो गया तैयार, और इसके इंडेक्स भी हम लिख लेते हैं 5 6 7 8। तो ये भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ये भी हमने बना लिया। अब इसकी बारी आई, जैसे हम लिखते थे b ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या था, स्टार ऑफ b प्लस 5। अगर हम लिखें b प्लस 1, मतलब b की जगह b प्लस 1 ऑफ 5 लिखें, तो इसका मतलब क्या था, स्टार ऑफ b की जगह आ जाएगा b प्लस 1 और 5 एज इट इज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार ऑफ b प्लस 6। तो मतलब कि b का मतलब हो गया बेस एड्रेस, और प्लस 6 का मतलब कि 6 जंप करें हम, जैसे कि हम 6 जंप करते हैं। यहाँ पे था हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। तो अब इन्होंने यहाँ पे आ गया, और ये जहाँ पे आया वो इस चीज़ का रिटर्न जो हुआ ये 6 हो रहा है, तो 6 को स्टोर करवा दो। हमें ये करैक्टर की जगह हमें यहाँ पे इंटीजर लेना चाहिए था, इनको इंटीजर मान के चलते हैं हम, इंटीजर आने थे, तो हम इसको इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी 7 स्टोर हो जाएगा। इसको इंटीजर ले लो, इंटीजर, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। करैक्टर भी हम ले सकते हैं, करैक्टर में क्या होगा, इनकी स्काई वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, और यहाँ पे भी स्काई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और प्रिंट एफ जो स्काई वैल्यू स्टोर हुई होगी उसी को हम इंटीजर में जब कन्वर्ट करेंगे प्रिंट एफ के टाइम, तो 7 ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे p प्रिंट किया, p के अंदर है 7, तो आउटपुट 7 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारे आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि आने वाले वीडियो का आपको अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।